नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल एक्सपर्ट ट्यूटोरियल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ट्यूटोरियल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम हमारे अतीत क्लास 6 के 10 पाठ तक के प्रश्न बना के दे चुके हैं। आज हमारा पाठ है 11वां और 12वां। 11वें पाठ का नाम है नए साम्राज्य और राज्य, 12वें पाठ का नाम है इमारतें, चित्र और किताबें। तो दोस्तों चलिए अब हम शुरू करते हैं। दोस्तों, 11वें पाठ का पहला प्रश्न है, बे अभिलेख जो किसी की प्रशंसा में लिखे जाते थे क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों ये हैं, इनको हम कहते हैं प्रशस्ति। ये आ चुका है प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर जिस प्रशस्ति की खुदाई की गई है वह किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों इसका उत्तर है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा संस्कृत में लिखी गई थी। यानी उस प्रशस्ति पर जो लिखा हुआ है वो कवि हरिसेन के द्वारा संस्कृत में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, समुद्रगुप्त के द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर उसे कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है? तो दोस्तों ये है वीणा। तो इससे ये जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त जो राजा था वो वीणा बजाने का शौकीन था। क्वेश्चन नंबर 4 है, गुप्त वंश के पहले शासक कौन थे? तो दोस्तों इसका उत्तर है गुप्त वंश के पहले शासक चंद्रगुप्त थे। दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट किसके दरबारी थे? तो दोस्तों ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी। क्वेश्चन नंबर 6 है, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किस भाषा में लिखी है? तो दोस्तों ये जो जीवनी है संस्कृत भाषा में लिखी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, चालुक्यों की राजधानी थी? तो दोस्तों इसका उत्तर है एहोल। एहोल चालुक्यों की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, कांचीपुरम किन के राज्य की राजधानी थी? दोस्तों कांचीपुरम पल्लव राजाओं के राज्य की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रसिद्ध चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय के दरबारी कवि कौन थे? तो दोस्तों ये दरबारी कवि थे रविकीर्ति। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें कुछ हमने फिल करने के लिए आपके लिए स्पेस दे दिया है और लिखा है कर वसूलने का कार्य करते थे। तो वो कौन थे जो कर वसूलने का कार्य करते थे? तो वो थे दोस्तों सामंत। सामंत लोग कर वसूलने का कार्य करते थे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है, पल्लवों के अभिलेख के अनुसार सभा, उर और नगरम का क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसका उत्तर है सभा का अर्थ है ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, उर का अर्थ है ग्राम सभा और नगरम का अर्थ है व्यापारियों का एक संगठन। दोस्तों इन शब्दों के गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए बड़े ध्यान से आप पढ़ें और इनको याद रखें। क्वेश्चन नंबर 13 है, महाकवि कालिदास के प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम किस पर आधारित है? यानी इसमें किसका वर्णन है? तो दोस्तों इसका उत्तर है दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नामक एक युवती की प्रेम कहानी पर आधारित है। इसमें मतलब जो राजा दुष्यंत थे और शकुंतला नामक एक युवती की प्रेम कहानी दर्शाई गई है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं और उन्हें क्या कहते थे, वो कौन होते थे ये बताना है आपको। महादंडनायक कौन होते थे, कुमारामात्य कौन होते थे, संधि विग्रह कौन होते थे? तो दोस्तों महादंडनायक होते थे मुख्य न्यायाधीश यानी न्यायाधिकारी, ठीक है। और कुमारामात्य होते थे महत्वपूर्ण मंत्री और संधि विग्रहक हुआ करते थे युद्ध और शांति के विषयों के मंत्री। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न को सुमेलित कीजिए। ये भी वैसा ही है, इसमें कुछ शब्दावली है और बताना है ये कौन होते थे। ये नगर श्रेष्ठी कौन होते थे, सार्थवाह कौन होते थे, प्रथम कुलिक कौन होते थे और कायस्थ कौन होते थे? तो दोस्तों इसका उत्तर है नगर श्रेष्ठी होते थे मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाह होते थे व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक होते थे मुख्य शिल्पकार और कायस्थ होते थे लिपकों का प्रधान। क्वेश्चन नंबर 16 है, अरब में रहने वाले लोगों के घुमक्कड़ कबीले क्या कहलाते थे? तो दोस्तों इसका उत्तर है बेदुइन। ये जो अरब में रहने वाले घुमक्कड़ कबीले हैं इनको बेदुइन कहते थे। दोस्तों हम 11वां पाठ पूर्ण कर चुके हैं, अब हम 12वें पाठ की ओर चलते हैं। इसका नाम है इमारतें, चित्र और किताबें। दोस्तों इस 12वें पाठ का जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार है, कुतुब मीनार परिसर में लगे लोहे के स्तंभ जिसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है, इस पर किस राजा का वर्णन किया गया है? यानी इस पर जो लिखा हुआ है किस राजा का वर्णन है? तो दोस्तों इसका उत्तर है चंद्र नामक एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के
थे, क्योंकि गुप्त वंश के ही एक शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो उससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये हो सकता है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा लगवाया गया हो या उस वंश के जो शासक थे उनके द्वारा लगाया गया हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्तूप ये कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे बनाए जाते थे। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो दोस्तों स्तूप का शाब्दिक अर्थ है टीला। क्वेश्चन नंबर 3 है, बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष स्तूप के भीतर एक छोटे डिब्बे में रखे जाते थे, ये क्या कहलाते थे? तो इसको क्या कहते थे दोस्तों? धातु मंजूषा कहते थे। क्या कहते थे? धातु मंजूषा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए बनाया गया वृत्ताकार पथ क्या कहलाता था? तो दोस्तों इसको बोलते थे हम लोग प्रदक्षिणा पथ। इसका क्या बोला जाता है दोस्तों? प्रदक्षिणा पथ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए बने वृत्ताकार रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, यह रेलिंग क्या कहलाती थी? दोस्तों इस रेलिंग को वेदिका कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वेदिका। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, तोरण को और क्या कहा जाता है? दोस्तों प्रवेश द्वार जो होते हैं, इन प्रवेश द्वारों को तोरण के नाम से जानते हैं, उन्हें तोरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग जिसमें मूर्तियों की स्थापना होती है क्या कहलाती हैं? दोस्तों उस स्थान को गर्भगृह बोलते हैं, यानी जिसमें मूर्तियां स्थापित की जाती हैं उसको गर्भगृह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मंदिरों में वह स्थान जहां लोग इकट्ठा हुआ करते थे और सभाएं करते थे, तो वह स्थान क्या कहलाता था? दोस्तों उसे मंडप कहते हैं। क्या कहते हैं? जहां पर लोग इकट्ठा होते थे मंदिरों में और सभाएं करते थे तो उसे मंडप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, वे मंदिर जिन्हें एक विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाए जाते हैं, यानी ऐसे मंदिर जो एक ही पहाड़ी को तराश कर बनाए गए हैं, दोस्तों ये मंदिर एकाश्म या एकाश्मिक मंदिर कहे जाते हैं। इनको इंग्लिश में मोनोलिथ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों शिल्पाधिकारम के रचनाकार हैं इलांगो और मणिमेखलई के रचनाकार हैं सतनार। ये 2 कवि हैं, इनके रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, संस्कृत रामायण के रचनाकार कौन हैं? दोस्तों संस्कृत रामायण के रचनाकार हैं ऋषि वाल्मीकि जी। क्वेश्चन नंबर 12 है, आर्यभट्टियम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका उत्तर है आर्यभट्टियम नामक पुस्तक के लेखक महान गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट हैं। दोस्तों ये गलत नहीं होगा क्योंकि आर्यभट्टियम और आर्यभट्ट नाम सेम सा लग रहा है, इसलिए गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, नीचे लिखे बिंदुओं को ध्यान से पढ़िए और बताइए यह किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये बिंदु हैं, इन्होंने बताया कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि सूर्य रोज निकलता है और डूबता है। दूसरा बिंदु है, इन्होंने ग्रहण के बारे में एक वैज्ञानिक तर्क दिया। और तीसरा बिंदु है, इन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि सुझाई। और चौथा बिंदु है, इन्होंने शून्य का आविष्कार किया। दोस्तों ये कौन थे? इन्होंने, इसका मतलब ये कौन थे? ये महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट से संबंधित हैं, यानी आर्यभट्ट जी ने इतनी सारे मतलब शून्य का आविष्कार किया, वृत्त की परिधि को मापने का विधि सुझाई, तो ये आर्यभट्ट थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस देश के निवासी शून्य के प्रयोग के बिना गिनती किया करते थे? दोस्तों रोमनवासी थे जो शून्य की बिना गिनती गिना करते थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, कागज़ का आविष्कार सबसे पहले किस देश में और किसने किया? कागज़ का आविष्कार लगभग 1900 साल पहले लून नामक व्यक्ति ने चीन में किया था। दोस्तों कक्षा 6 की जो NCERT की हमारे अतीत पुस्तक है उसमें 12 चैप्टर हैं। आज 12 चैप्टर खत्म कर लिए हैं, समाप्त हो गए हैं। कक्षा 7 को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, लाइक कर दें वीडियो को। और दोस्तों आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।